गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमने जो पढ़ा था वो हम आसियान के बारे में पढ़ रहे थे। आसियान जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ पे 10 कंट्रीज़ के बारे में आपको बता दिया था। फर्स्ट जब इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? 1967 में हुई थी, जो पहले 5 कंट्रीज़ में सम्मिलित थी। फिर उसके बाद जब दूसरा सम्मेलन हुआ तो उसमें 5 कंट्री और इंक्लूड हो गई थी, और इसकी अब तक कितने सदस्य राष्ट्र बन चुके थे? 10 कंट्रीज़ बन चुके थे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। देखिए, यूरोपीय संघ जो है वह एक अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में उभर कर सामने आया था, और इसमें ये कहता है कि इसने मतलब यूरोपीय संघ की तरह अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय संघ या उसकी तरह अपने हाथ में अन्य व्यवस्थाओं को लेने की कोई इसने कोशिश नहीं की, या ये कह सकते हैं कि इसने ऐसा कोई लक्ष्य नहीं रखा था। अनौपचारिक व टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया, और इसको आसियान शैली ही कहा जाने लगा। देखिए, इसने कोई भी मतलब इसका किसी से कोई वाद विवाद नहीं हुआ, और यह काफ़ी मेल मिलाप के साथ रहा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आसियान शैली कहा जाता है। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आसियान के जब भी कामकाज की बात की जाएगी तो उसमें दूसरों राष्ट्रों की सार्वभौमिकता का सम्मान करना सबसे इम्पोर्टेंट रहा है, सबसे महत्वपूर्ण रहा है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब तक अपने उद्देश्य को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया है। देखिए, दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार से जो इकोनॉमिक मतलब तरक्की कर रहे हैं, इसके जो सदस्य देश हैं वो उन्होंने मतलब अपने उद्देश्य को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया है। 2003 में आसियान ने अपने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से ही मिलते जुलते हैं। जैसे कि यूरोपीय संघ में भी अलग अलग पिलर्स बने हुए हैं, उसी तरीके से इसने भी अपने अलग अलग पिलर्स बनाए। आसियान सुरक्षा समुदाय बनाया, आसियान आर्थिक समुदाय बनाया, व आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय बनाया था। ठीक है, आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। आसियान जो समुदाय है वो किस चीज़ से संबंधित है कि जो भी क्षेत्रीय विवाद होंगे वो बिना सैनिक टकराव के सुलझाए जाएंगे। 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने समझौते की 2003 तक आसियान जो है उसके सदस्य देशों ने कई समझौते किए, जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने की अपनी वचनबद्धता जो है वह जाहिर की। आसियान के जो देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। ठीक है, जब ये जो देश हैं ये एक दूसरे का सम्मान करें, इनकी ये सुरक्षा बनाएं, ठीक है, और विदेश नीतियों में ये आपसी तालमेल बना कर रखें, इसलिए किस चीज़ की स्थापना की गई बेटा? आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। और कब की गई? 1994 में की गई। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन है और वह ऐसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था जो है वह अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है। देखिए, जो इसकी अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो उसमें जो हम अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान, इन कंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं या इस ऑर्गेनाइजेशन की हम जब बात कर रहे हैं तो उसकी तुलना में इसकी जो अर्थव्यवस्था है वह काफ़ी छोटी है, पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेज गति से हो रहा है। इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेजी से वृद्धि हो रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना है। इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना है। आसियान ने निवेश और श्रम सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। ठीक है, फ्री ट्रेड
एरिया जो है वो इसने बनाने की कोशिश की है। इस प्रस्ताव पे आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चाइना ने भी कर दी है। ठीक है, किसने इसकी पहल की है? अमेरिका और चाइना ने भी कर दी है। आसियान तेज़ी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण अक्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से यह बात निकली है। देखिए, आसियान जो है वह टकराव की स्थिति कभी भी नहीं चाहता है और उस स्थिति में वह हमेशा इन चीज़ों का जो भी विवाद होते हैं उनको बातचीत को ही वह बढ़ावा देता है। इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त कर दिया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला और पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक जो है वह आयोजित की है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आसियान की मौजूदा जो है आर्थिक शक्ति, खासतौर से भारत और चीन जैसे तेज़ी से विकसित होने वाली एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसके प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की है। भारत ने 2 आसियान सदस्य मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। भारत ने कुछ कंट्रीज़ हैं जो आसियान के सदस्य राष्ट्र हैं, उनके साथ मुक्त व्यापार पर इसने समझौता किया है और ये कंट्रीज़ कौन सी हैं? यहाँ पर मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड हैं। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई। आसियान की असली ताकत जो है वह अपने सदस्य देशों, सहभागी देशों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद मतलब कम्युनिकेशन और परामर्श करने की नीति में है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। अब यहाँ हम देखेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे हम चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के बारे में। ठीक है, फिर ये हमारा जो है वह लास्ट टॉपिक होगा, तो इसमें हम देखेंगे क्या है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। आइए अब हम अपने बिल्कुल नज़दीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की ओर रुख करते हैं। देखिए, पहले नंबर पर जो शक्ति का केंद्र है वह कौन है? अमेरिका है, और दूसरे पर यूरोपियन यूनियन है, और तीसरे पर हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना वो है। ठीक है, आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह देखा जा रहा है उसके अगले पन्ने पर अंकित एक कार्टून जो अंकित है वह ठीक ठीक बता रहा है। 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और माना जाता है कि इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। देखिए, जो उसकी आर्थिक वृद्धि जिस गति से हो रही है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह 2040 तक ऐसा होगा कि पूरे विश्व में उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है वह सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और एक दिन वह अमेरिका को भी पछाड़ देगा। हम ये कह सकते हैं कि वह अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है और इस कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव जो है वह बढ़ गया है। इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। देखिए, आपको पता है जो चाइना है वह एरिया के अकॉर्डिंग भी काफ़ी बड़ा कंट्री है और इसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो इन सभी स्थितियों की जब हम बात करते हैं तो वह अपने प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है और यहाँ का आर्थिक विकास जो है उसकी भी काफ़ी तेज गति है। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित है। आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते जो हैं वह तोड़ लिए हैं। ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। देखिए, आर्थिक रूप से हम देखें तो पिछड़ा जो साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी जो दुनिया थी उससे अपने रिश्ते तोड़ लिए थे और ऐसे में इसे अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं था। हाँ, थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली। इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर दिया था। देखिए, यह क्या करता था
कि खेती पर इन्वेस्टमेंट करके उससे जो पूंजी निकालता था उससे इसने बड़े सरकारी उद्योग बना लिए थे। और चूँकि इसके पास विदेशी बाज़ारों से तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए इसने चीन से आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करवाना शुरू कर दिया था। देखिए, इसके पास विदेशी मुद्रा की भी कमी थी, इसलिए इसके पास कोई फ़ॉरेन टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती थी, इसलिए इसने आयातित सामानों को जो है वह घरेलू स्तर पर तैयार करवाना शुरू कर दिया था। और इसी मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे निकल गया। इसने अपने जो नागरिक थे उनको शिक्षित किया, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं दिलाई और यह जो है इन सुविधाओं के मामले में जो विकसित देश से उनसे भी आगे निकल गया। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर से हुआ, लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी। जो इसकी पॉपुलेशन है, देखिए इसकी जो ग्रोथ रेट है वह काफ़ी अच्छी रही, लेकिन उस सिचुएशन में जो यहाँ की पॉपुलेशन है वह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी और बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित रह जा रही थी। खेती की पैदावार की उद्योगों की पूरी ज़रूरत लायक अधिशेष नहीं दे पा रही थी। अध्याय 2 में हम सोवियत संघ की राज्य नियंत्रित आर्थिकी संकट की चर्चा कर चुके हैं। ऐसे संकट का सामना चीन को भी करना पड़ा था। जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे वो चाइना को भी फेस करने पड़ रहे थे, क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वह डे टू डे काफ़ी रैपिडली इंक्रीज़ हो रही थी और इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था। विदेशी व्यापार ना के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय भी जो है वह इसकी काफ़ी कम थी। ठीक है, जो मैं विदेशी व्यापार जो है वह भी इसका ना के बराबर था और यहाँ पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कम थी। चीन नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़ी नीतिगत निर्णय लिए थे। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म कर दिया। देखिए, पहले जब मैंने आपको बताया तो जो इसके पूंजीवादी देश थे उनसे इनका रिश्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, लेकिन 1972 में इसने इन रिश्तों की शुरुआत जो है वह दोबारा से की। ठीक है, और जो इसने शुरुआत की वह अमेरिका के साथ की थी। इसकी वजह से जो इसका मतलब राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास था वह ख़त्म हो चुका था। 1973 में प्रधानमंत्री चाओ एनालाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे थे। ठीक है, जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे चाओ एनलाई था इनका नाम। 1973 में इन्होंने 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग सियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। यह नीति यह हो गई कि विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया। चीन ने शॉक थेरेपी पे अमल करने के लिए बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला था। ठीक है, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध स्टेप बाय स्टेप ओपन किया। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया और उसके बाद 1998 में उद्योगों का, देखिए निजीकरण पहले किसका किया गया था, खेती का किया गया और उसके बाद उद्योगों का भी किया गया। व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया जहां विदेश निवेशक अपने उद्यम लगा सकते हैं। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उभरने में मदद मिली। देखिए, जो इसने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई, जो भी इसकी नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से जो इसकी इकोनॉमी थी, इसकी अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ, या ये जड़ता जो बिल्कुल एक जगह पर ठहरी हुई थी, ठीक है, उसमें उभरने में भी इन्हें मदद मिली। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई थी। कृषि का निजीकरण कर दिया गया। कब किया गया था कृषि का निजीकरण? 1982 में किया गया था। ठीक है, तो 1982 में जब निजीकरण किया गया तो इसकी वजह से जो कृषि उत्पाद थे तथा ग्रामीण आय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिमाण बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद जो है वह बड़ी तेज़ी से बढ़ी। उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज रही। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण से
विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेश नीति के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है उसमें यदि हम देखें तो जो चीन था वह सबसे ऊपर उभर कर आया। चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब विशाल भंडार था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसके पास विदेशी मुद्रा की पहले काफ़ी कमी थी, और अब जब हम देखें तो इसके पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार था। इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा था। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, चीन उसमें 2001 में सम्मिलित हुआ, और दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक और कदम बढ़ाया। अब चीन की योजना विश्व आर्थिक से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने की है। चीन की आर्थिकी में ना तो नाटकीय सुधार हुआ, लेकिन वहाँ हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला। चीन में बेरोजगारी बढ़ी। 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने की हालात उतने ही खराब हैं जितने यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में थे। ठीक है, महिलाओं की जो हम दिशा देखें तो वो यहाँ पर काफ़ी ख़राब थी। इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान, भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम भी यहाँ पर सामने आए। गाँव और शहर के तथा तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला जो था वह बढ़ता चला गया। गांव और शहर, जो आप गरीब और अमीरों के बीच एक खाई पनपते हुए देखते हैं, वही स्थिति जो थी वह यहाँ उत्पन्न हो गई। और हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी ज़बरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा कि सभी उसका लोहा मानने लगे। चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी कि अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन का ज़बरदस्त प्रभाव बन चुका है। और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रशिया सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके थे। अब देखिए, इसी वजह से मतलब जो जापान है, अमेरिका है और आसियान, रूस सभी व्यापार के आगे चीन के सभी विवादों को भुला चुके थे। उम्मीद की जा रही थी कि जल्दी ही चीन और ताइवान के मतभेद भी जो हैं वह ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ताइवान जो है वह इसका पड़ोसी देश है। ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा घनिष्ठ